हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एनआरजी अड्डा 07 में। देखिए पहले हमने ये हिंदी गद्य की जितने भी टॉपिक्स थे यानी कि यूनिट थे, ये हमने पढ़ लिया है। हिंदी गद्य की महत्वपूर्ण विधाओं का संक्षिप्त परिचय पढ़ा हमने, उसके बाद हमने उपन्यास पढ़ा, फिर हमने हिंदी कहानी पढ़ी। इसमें एक चैप्टर लास्ट बाकी है, वो है 9 चैप्टर विध्वंस। इसको हम थोड़ा सा स्किप करते हैं, बाद में पढ़ेंगे। इसके बाद हम अब हिंदी नाटक और एकांकी को पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 एकांकी आपकी इसमें लगी है, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम पे इसमें आया था आपका चंद्रगुप्त के कैरेक्टर के बारे में पूछा था लास्ट टाइम पे कि चंद्रगुप्त की जो चरित्र चित्रण है वो आपको करना था। इस बार हम एक एक करके एकांकी तीनों पढ़ेंगे। फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं नाटक चंद्रगुप्त। सो है ये आपका नाटक चंद्रगुप्त, जो कि जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे, वैसे आप इनके बारे में पढ़ते ही आ रहे होंगे। हिंदी साहित्य जगत में जयशंकर प्रसाद ने युगांतकारी परिवर्तन किए, जिसके फलस्वरूप इन्हें युगांतर उपस्थित करने वाले कलाकार के रूप में उदित माना गया। सूर और तुलसी का भक्ति काल में जो स्थान है वही जयशंकर प्रसाद का आधुनिक काव्य में है। प्रसाद जी ने हिंदी गद्य और पद्य साहित्य को व्यापक दृष्टिकोण और नवीन दिशा प्रदान की। थोड़ी सी इनके जीवन परिचय पढ़ लेते हैं कि प्रसाद जी का जन्म माघ शुक्ल दशमी सन 1889 ईस्वी को सुंघनी साहू नामक विख्यात काशी वाराणसी के एक संपन्न वैश्य परिवार में हुआ था। यह मूलतः कन्नौज के रहने वाले थे। 18वीं शताब्दी के अंत में काशी में आकर बस गए और वहां उन्होंने तंबाकू के व्यापार को इतना फैलाया कि सुंगनी साहू के नाम से इनकी कीर्ति चारों ओर फैल गई। इनकी अल्पायु में ही इनके पिता का स्वर्गवास हो गया था और इनको संस्कृत, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसके साथ है आगे हम थोड़ा पढ़ेंगे कि साहित्य साधना की इनकी सच्ची सहचरी थी। अपने घर के उपवन में पारिजात के वृक्ष की छाया में चौकी पर बैठकर ये साहित्य साधना में तल्लीन रहते थे। प्रसाद जी धर्मनिष्ठ और शिव भक्त थे। 15 नवंबर 1935 ईस्वी में क्षय रोग से पीड़ित होकर यह स्वर्गवासी हो गए। तो ये है आपका चंद्रगुप्त कथा सार। देखिए ये इसमें कहानी की तात्विक समीक्षा नहीं पूछेगा, इसमें या तो किसी एक कैरेक्टर का उसका चरित्र चित्रण पूछ लेगा या तो आपको बोलेगा कि नाटक को अपनी भाषा में बताइए। तो देखिए इसमें कम से कम 4 अंक हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कि चंद्रगुप्त सन 1931 में रचित हिंदी के प्रसिद्ध नाटककार जयशंकर प्रसाद का प्रमुख नाटक है। बहुमुखी प्रतिभा संपन्न जयशंकर प्रसाद जी की यह प्रौढ़ रचना है। इसमें मौर्यकालीन भारत की संस्कृति का उत्कृष्ट रूप देखने को मिलता है। इसमें विदेशियों से भारत का संघर्ष और उस संघर्ष में भारत की विजय की थीम उठाई गई है। इसमें प्राचीन ब्राह्मण संस्कृति, मौर्यकालीन क्षत्रिय धर्म और राजनैतिक दृष्टिकोण को भी उभारा गया है। यह नाटक चंद्रगुप्त मौर्य के उत्थान के साथ साथ उस समय के महाशक्तिशाली राज्य मगध के राजा घनानंद के पतन की कहानी भी कहता है। यह नाटक चाणक्य के प्रतिशोध और विश्वास की कहानी भी कहता है। यह नाटक जो है वो राजनीति, कूटनीति, षड्यंत्र, घात आघात, प्रतिघात, द्वेष, घृणा, महत्वाकांक्षा, बलिदान और राष्ट्र प्रेम की भावना कहानी भी कहता है। चंद्रगुप्त की कथा वस्तु। चंद्रगुप्त नाटक की कथा वस्तु 4 अंकों में विभाजित है, जैसा कि मैंने आपको बताया। प्रत्येक अंक में अनेक दृश्य हैं। नाटक में 3 आधारभूत घटनाएं हैं। पहला है नंद वंश का उन्मूलन, दूसरा है सिकंदर का आक्रमण और तीसरा है चंद्रगुप्त का राज्यारोहण। प्रथम अंक पढ़ते हैं कि चंद्रगुप्त नाटक का प्रथम अंक 11 दृश्य में विभक्त है। नाटक का प्रारंभ तक्षशिला के गुरुकुल के मठ में गुरुकुल आचार्य चाणक्य, विष्णुगुप्त और उनके शिष्य चंद्रगुप्त व सिंहरण के वार्तालाप से होता है। गुरुकुल की शिक्षा समाप्त करके ये दोनों गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के लिए निकलते हैं, परंतु पश्चिमोत्तर सीमा की राजनैतिक अवस्था पर वार्तालाप करते हुए ये अपनी चिंता व्यक्त करते हैं और स्थिति में सुधार लाने का संकल्प भी लेते हैं। इसी बीच तक्षशिला का राजकुमार आम्भिक और राजकुमारी अलका आ जाते हैं। आम्भिक तथा सिंहरण में कटु संवाद होता है, यानी कि तेज तर्रार बातें होती हैं, बहस होता है। अलका इस विवाद को शांत करती है। चाणक्य मगध की राजनीति को समझने के लिए चंद्रगुप्त के साथ मगध आ जाते हैं और अलका के कहने पर सिंहरण भी तक्षशिला छोड़ देता है। मगध के राजा नंद के गर्वित रूप को देखकर आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त उसके विरोध में भाषण देते हैं।
फलस्वरूप दोनों को अपमानित करके निर्वासित कर दिया जाता है। नंद के आदेश से प्रतिहार चाणक्य को शिखा खींचकर बाहर निकालने का प्रयास करता है। तब चाणक्य दृढ़तापूर्वक कहता है कि खींच ले ब्राह्मण की शिखा, शूद्र के अन्न से पले हुए कुत्ते खींच ले, परंतु यह शिखा नंद कुल की काल सर्पिणी है, वह तब तक बंधन में न होगी जब तक नंद कुल निशेष न होगा। चाणक्य नंद वंश के उन्मूलन की प्रतिज्ञा करके पर्वतेश्वर से सहायता की प्रार्थना करता, परंतु पर्वतेश्वर अस्वीकार कर देता है। वन में निरंतर चलने के कारण चंद्रगुप्त अचेत हो जाता है। चाणक्य उसके लिए पानी लेने जाता है। इसी बीच यवन शिल्युक व्याघ्र से चंद्रगुप्त की रक्षा करता है। दूसरी ओर अलका गंधार से अपने भाई आम्बिक का विरोध करती है, क्योंकि वह यवनों के पक्ष में सम्मिलित होता है। अलका सच्ची राष्ट्र सेविका है, अतः वह राजमहल का परित्याग कर देती है। आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त, अलका, सिकंदर, सिल्यूकस और कार्निकेलिया के सभी सिंधु के तट पर महात्मा दांडयायन के आशीर्वाद की अभिलाषा व्यक्त करते हैं, परंतु महात्मा दांडयायन चंद्रगुप्त को भारत का भावी सम्राट होने की भविष्यवाणी करते हैं। इस भविष्यवाणी के कारण सभी का ध्यान चंद्रगुप्त की ओर आकर्षित हो जाता है। इस प्रकार प्रथम अंक में विभिन्न घटनाओं से संबंधित विभिन्न पात्रों के परिचय के साथ ही प्रसाद जी ने चंद्रगुप्त का महत्व बताया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे द्वितीय अंक। द्वितीय अंक में 10 दृश्य हैं। इस अंक का प्रारंभ उद्भांड में सिंधु के किनारे ग्रीक शिविर में बैठी कार्नेलिया के भारत प्रेम के विचार विनिमय के साथ होता है। इसी बीच चंद्रगुप्त उसे फिलिप्स के वासनामय आक्रमण से बचाता है, अतः कार्नेलिया चंद्रगुप्त की वीरता, शिष्टता और निर्भीकता पर मुग्ध हो जाती है। इसके बाद आम्बिक, फिलिप्स, चंद्रगुप्त और सिल्यूकस यवन शिविर में सिकंदर के समक्ष प्रस्तुत होते हैं। सिकंदर विवाद शांत कर चंद्रगुप्त को अपनी सेना देकर मगध को प्राप्त करने की सलाह देता है, परंतु चंद्रगुप्त इसकी भर्त्सना करता है। सिकंदर चंद्रगुप्त को बंदी बनाने की आज्ञा देता है, परंतु वह वीरतापूर्वक अपनी रक्षा करता है। आम्बिक के देशद्रोह के कारण सिकंदर गंधार को पार करके पंचनद प्रदेश के पर्वतेश्वर पर आक्रमण कर देता है। कल्याणी के नेतृत्व में मगध की सेना पर्वतेश्वर की सहायता के लिए प्रस्तुत होती है। चाणक्य के आदेश अनुसार चंद्रगुप्त तथा सिंहरण भी वहां जाते हैं। युद्ध में पर्वतेश्वर की हार होती है। बाद में सिकंदर और पर्वतेश्वर में संधि होती है। अलका तथा सिंहरण आम्बिक द्वारा बनाए जाते हैं। चंद्रगुप्त को क्षुद्रकों तथा मालवों की सेनाओं का सम्मिलित सेनापति नियुक्त किया जाता है। सिकंदर दुर्ग पर आक्रमण करता है। अलका सिकंदर पर वार करती है और सिंहरण उसे घायल कर देता है, परंतु पर्वतेश्वर के प्रति उदारता दिखाने के कारण सिंहरण सिकंदर को छोड़ देता है। सहसा चंद्रगुप्त प्रवेश करके स्थिति को देखता है, किंतु स्वयं पर कृतज्ञता का बोझ होने के कारण वह सिल्यूकस के प्राण नहीं लेता। इस प्रकार द्वितीय अंक में सिकंदर, सिंहरण और सिल्यूकस और चंद्रगुप्त के संघर्ष का चित्रण करके चंद्रगुप्त का उत्कर्ष दिखाया गया है।